नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। जब बात खाना बनाने की होती है और खास तौर पर घरों में खाना बनाने की बात होती है तो ये जिम्मेदारी महिलाएं ही निभाती हैं और उनका सारा वक्त भी इसी में जाता है कि आखिर नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर के खाने में क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, त्योहारों पर क्या बनेगा, कोई घर में आ जाए तो क्या बनेगा। लेकिन जब बड़ी बड़ी दावतों की हम बात करते हैं, जब होटलों में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर पुरुष ही इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। लेकिन देश की अगर हम पहली मास्टर शेफ की बात करें तो वो एक महिला है और वही हैं हमारी आज की तेजस्विनी, देश की पहली मास्टर शेफ पंकज भदौरिया। आमतौर पर उत्कृष्टता किसी कंपटीशन के बीच ही उजागर होती है, वरना ये कहीं दबी पड़ी रह जाती है। और उत्कृष्टता जुनून से ही पैदा होती है। कभी कभी इंसान का जुनून इस कदर सर चढ़कर बोलता है कि वो इंसान की तकदीर तक बदल देता है। एक आम गृहिणी घरेलू कामकाज के बीच खाना बनाने में कितनी श्रेष्ठ, कितनी सिद्धहस्त हो सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है पंकज भदौरिया। पंकज भदौरिया देश की पहली महिला मास्टर शेफ। लखनऊ के एक स्कूल की एक आम अध्यापिका और गृहिणी को अपनी पाक कला पर इतना विश्वास होता है कि वो 17 साल पुरानी नौकरी छोड़कर सीधे देश के सबसे बड़े पाक शास्त्र प्रतियोगिता में दाखिल हो जाती है और कई पड़ावों से गुजरती हुई देश की पहली महिला मास्टर शेफ का खिताब अपने नाम कर लेती है। ये महज पंकज के जुनून और अपने पर विश्वास का ही नतीजा था कि उन्होंने बगैर किसी ट्रेनिंग या कोर्स के देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जीत ली। पाक कला के क्षेत्र में आज पंकज देश का एक जाना माना नाम है। लखनऊ में उनकी फूड अकेडमी और रेस्टोरेंट है। खाना बनाने की कला पर पंकज की 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और देश के तमाम टीवी चैनल्स पर उनके फूड शोज टेलीकास्ट हो चुके हैं। देश की पहली महिला मास्टर शेफ पंकज भदौरिया हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करें देश की पहली मास्टर शेफ पंकज भदौरिया से। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो पंकज जी, वैसे तो आपका नाम भी थोड़ा सा अगर उसको देखें तो पुरुषवाचक लगता है और पुरुषों का जो वर्चस्व रहा है, खास तौर से जब बड़े खानों की बात होती है तो वहाँ पुरुष ही नजर आते हैं। उसमें आपने सेंध लगाई है और आप देश की पहली मास्टर शेफ हैं। कैसा लगता है देश की पहली मास्टर शेफ होना? बहुत गौरव की बात मुझे लगती है अपने लिए। मैंने शायद अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था कि शायद इतना बड़ा गौरव मुझे प्राप्त होगा और सिर्फ यहीं तक नहीं और इसके बाद और भी आगे बढ़ने को मिलेगा। तो शायद मास्टर शेफ मेरे लिए वो एक पहली सीढ़ी बनी जी और इस सीढ़ी से काफी आगे तक बढ़ने का मौका मिला। और जहाँ तक सेंध लगाने की बात है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आप देखिए ना, मुझे लगता है हर फील्ड में आज लड़कियां उतनी ही आगे आ रही हैं जिन फील्ड्स में पहले नहीं होती थी। तो ये भी उनमें से एक फील्ड है जहां पहले कहते हैं कि पुरुषों का वर्चस्व था जी। लेकिन एक बार बताइए कि जब रसोई में खाना बनाने की बात आती है तो महिलाओं को बड़ा टेंशन हो जाता है। आपको लगता है ये बाहर से मंगा लें तो ज्यादा अच्छा, और आजकल तो हम देखते हैं बाहर से मंगाने का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल गया। तो आपको ये खाना बनाने का शौक शुरू से था या बाद में आपने इसे पकड़ा? नहीं, बचपन से था। अच्छा। बहुत शौकीन हूँ खाना बनाने की। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 10-11 साल की उम्र से मैंने बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा। और किसी रीजन की वजह से नहीं, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ शौक था, इसलिए। अच्छा, शौक था। तो हमारे घर का जो किचन का जो एटमॉस्फेयर होता था वो कुछ इस तरह से होता था कि हमारे फादर और मदर दोनों खाना बनाने के बहुत शौकीन थे। तो जो किचन के स्लैब पे मुझे और मेरे भाई को बिठा दिया जाता था और वहीं खाना बनता था और वहीं सारे दिन की बातें होती थी। और सो इट वाज अ वेरी हैप्पी, जो एक कहते हैं ना, घर का एक बहुत सुकून भरा और एक बहुत खुशनुमा कोना होता था वो, जहाँ खाना भी बनता रहता था और जैसे जैसे रोटी उतरती थी पापा एक एक रोटी तोड़ के जैसे बेटे को खिलाया, बेटी को खिलाया, वाइफ को खिलाया, फिर खुद खाया। दैट इज द सीक्वेंस। जो छोटे भाई को पहले खिलाते थे, मुझे खिलाते, मम्मी को खिलाया, फिर खुद खाया। तो इस तरीके से खाना हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी की जो चीज थी ना, इट वॉज नॉट जस्ट सस्टेनेंस फॉर अस। तो बहुत ही तो जैसे आप कह रही हैं कि खाना बनाने का शौक शुरू से ही लग गया, पर
जो पढ़ाई लिखाई आपने करी और जो काम आपने पकड़ा वो तो बिल्कुल अलग था। आप तो टीचिंग में थी। जी, तो हुआ कुछ ऐसे कि फादर की डेथ के बाद हम दिल्ली छोड़ के लखनऊ जा पहुंचे, क्योंकि लखनऊ मेरा ननिहाल है। तो मैंने अपना हायर एजुकेशन लखनऊ से किया। अनफॉर्चुनेटली जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो आई लॉस्ट माय मदर एज वेल। तो एक जॉब लेना एक ज़रूरत बन गई उस वक्त। तो बिकॉज आई वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, तो एक इंग्लिश टीचर की नौकरी आराम से मिल गई। और लकी थी कि सीधे मिला तो हायर क्लासेस मिल गई। तो बस वही, फिर क्योंकि सब्जेक्ट इंटरेस्ट का था अपना, तो पढ़ाने में मजा आता था। और क्योंकि बच्चे भी आपके एज लेवल के थे, शायद मैं खुद 21 साल की थी और मेरे स्टूडेंट्स 18-19 साल के होते थे। तो ये लगता था कि सेम लेवल पे हैं आप लोग, बात भी करते हैं। तो उनके साथ में वो अपना बांटती थी लिटरेचर का, जो भी एक पैशन था। अच्छा, तो बस टीचिंग वहां से शुरू हो गई। हाँ, लेकिन फिर आपने मतलब कैसे सोचा कि मैं वो कंपटीशन में चली जाऊं? और क्या इस दौरान ये जो खाने पकाने का शौक था ये भी थोड़ा सा प्रोफेशनल रूप ले रहा था, या बस घर में ही थोड़ा बहुत चिकन बनाया, मटन बनाया, कुछ और ऐसा व्यंजन बनाया और बस भूल गए? नहीं, तो मुझे ना जो रेगुलर घर का खाना है ना, उससे ज्यादा कुछ डिफरेंट चीजें बनाने का शौक था। अच्छा। और जो ऑथेंटिक रेसिपीज होती हैं उनको ढूंढ के वैसा बनाना। अच्छा। तो अगर पास्ता बनना है तो बाजार से रेडीमेड पास्ता नहीं, वो घर में भी पास्ता बन सकता है। तो अच्छा, ऑथेंटिकली इटालियन कैसे बनाते हैं, घर में ही बनाते हैं ना, तो हम भी वैसे बना के देखते हैं। अच्छा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहने का बड़ा शौक था। तो आई यूज्ड टू सर्च फॉर दोज रेसिपीज। और जब इंटरनेट आ गया तो लाइफ थोड़ी और आसान हो गई, सब कुछ इजीली मिलने लग गया। तो बस इसी तरह से मेरे हस्बैंड को पार्टीज देने का बहुत शौक था। और मुझे खाना पकाने का शौक था। तो बस दोनों के साथ बहुत अच्छी जोड़ी जमती थी। तो इस तरह से शौक तो बढ़ता गया। लेकिन जहां तक ये है कि प्रोफेशनली इस शो में पार्ट लेने का कैसे सोचा, यस, क्योंकि ये शो था बेसिकली एमेच्योर्स के लिए, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग नहीं हैं उनके लिए। तो मुझे याद है जून का महीना था, छुट्टियां चल रही थी और बच्चे और हम बैठे टीवी देख रहे थे। तो अक्षय जी का वो एक ऐड आया टीवी पे कि अगर आपके हाथों में भी है वो जादू तो मास्टर शेफ के लिए ऑडिशन कीजिए। और वैसे आप जानती हैं हर बच्चे को लगता है उसकी मम्मी सबसे अच्छी कुक है। तो माय किड सेड कि मम्मा आपको इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, मम्मा आप बहुत अच्छा बनाती, चलो चलो। हमको भी लगा कि देखिए आज से जितने रियलिटी शोज हुए सब गाने के, डांस के, एक्टिंग के होते हैं, पहली बार ऐसा कुछ आया है जो मैं कर सकती हूँ। तो आई थॉट व्हाई नॉट। तो भाई हम भी सुबह उठे, पहले उस बड़ा सोच विचार हुआ क्या लेके जाएं, क्या ऑडिशंस के लिए। तो हमें लगा कि देखिए लखनऊ का ऑडिशन है, मेरे गलावटी कबाब बहुत बढ़िया बनते हैं, चलिए यही लेके चलेंगे। सो माय हस्बैंड सेड तुम बेवकूफ हो। अच्छा। आधा लखनऊ तो वहां पे कबाब बिरयानी लेके आया होगा। अच्छा, है ना, तो तुम कहाँ स्टैंड आउट करोगी? तो मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। फिर एक चिकन को कुक करने का एक टेक्निक होता है, रूलाड्स कहते हैं उसको फ्रेंच में। तो वो रूलाड्स हमने सोचा हम चलिए रूलाड्स बनाते हैं। और थोड़े ट्रिकी होते हैं क्योंकि चिकन ब्रेस्ट से बनते हैं, बहुत जल्दी ओवर कुक हो जाता है वो। अच्छा। और उसके लेकिन गिलावटी कबाब कहाँ जाएगा, उसको तो छोड़ नहीं सकते। तो हमने गिलावटी कबाब की स्टफिंग उसके अंदर करके वो रूलाड्स बनाए, एक बहुत ही फ्रेंच डिश बट विद एन इंडियन टच टू इट। एंड बोथ ऑफ देम वर टू बी कुक्ड एट द सेम टाइम, ये भी था। तो वो लेके गए, तो इट वाज रियली अप्रिशिएटेड। और लखनऊ के 3 राउंड से लखनऊ के ऑडिशन के, वो तो चलिए निकल गए। सुबह 7:30 बजे हम भी लग गए जाके लाइन तो बस इस तरह से लखनऊ का ऑडिशन क्लियर हुआ। अच्छा। और इसके बाद आगे मुंबई इनवाइट किया गया ऑडिशन के लिए। तो पूरे देश भर से 100 लोगों को इनवाइट किया गया जो अलग अलग जगहों से ऑडिशन करके आए थे। वहां पहुंचे तो एक से एक धुरंधर 100 लोग पूरे हिंदुस्तान भर से, हर तरफ देखिए खाने की बातें हो रही हैं। तो हम भी चुपचाप एक कोने में बैठे रहे, देखेंगे जब आएगा मौका। तो हमसे भी 3 रेसिपीज मांगी गई थी कि इसमें से आप क्या वहाँ ऑडिशन में पकाएंगे। सो व्हेन माय टर्न केम एंड आई टुक माय प्लेट टू द जजेस, तो वहाँ अक्षय जी थे, शेफ अजय चोपड़ा, शेफ कुणाल कपूर बैठे थे। तो उन्होंने जब मेरा फूड टेस्ट किया तो शेफ कुणाल ने मेरा जब फ्राइड चिकन टेस्ट किया तो बोले कि इसका नाम तो PFC होना चाहिए, पंकज फ्राइड चिकन। अच्छा। और साथ में तो एक चाइनीज प्लेटर था, उसमें फ्राइड नूडल्स का एक रिंग था, उसके अंदर वेजिटेबल्स थी और एक बहुत फियरी सॉस था और ये चिकन था। एवरीथिंग दैट वाज डन विद इन एन आवर्स टाइम। तो दे वर वेरी हैप्पी और तीनों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और बस तो इसी तरह से धीरे धीरे करते आगे बढ़ते चले गए। तो ऐसे सफर शुरू हुआ। जब आप ये सब कर रही थी तो आपको लग रहा था कि आप वहां तक पहुंचेंगी जहां तक आप पहुंची फाइनली?
मज़ेदार बात यह है कि जब मैं ऑडिशंस के लिए मुंबई जा रही थी तो हमसे कहा नहीं, ऑडिशंस के बाद एक बूट कैंप आता है जिसमें 40 लोगों को इनवाइट किया गया और उसमें से 12 को फाइनली सेलेक्ट करना था। तो जब उस बूट कैंप के लिए मैं जा रही थी तो हमसे कहा गया, देखिए हो सकता है 1 हफ्ते में वापस आ जाए और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो 3 महीने आपको रहना पड़ेगा। तो जब ये बात जाके मैंने अपने अथॉरिटीज को बताई कि 3 महीने की, हाँ 3 महीने की छुट्टी चाहिए, तो थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया और हमसे ये कहा गया कि भाई तुम ग्लैमर की तरफ जा रही हो, तुम्हें टीवी मतलब खाना बनाने से क्या लेना देना। तो दिल को थोड़ी सी बात छू गई। फिर ये कह दिया गया या तो अपना शो छोड़ दो या फिर अपनी नौकरी छोड़ दो। तो फिर ऐसे मौके पे 17 साल पुरानी नौकरी फिर मैंने छोड़ दी। क्योंकि उस वक्त ऐसा लगा कि दिशा बदल रही है, हाँ, दिशा कहीं बदल रही है। भगवान ने मुझे अगर ये दिशा दिखाई है तो शायद ये मेरे लिए एक नया कुछ है, इसी में एक्सेल करना है। हाँ, तो वो डर इस बात का भी था, अगर टॉप 40 में से वापस लौटा दिए गए, बैरंग लौट आए तो भैया बड़ी बदनामी होगी तो उस बदनामी का भी बहुत डर था। लेकिन फिर कहीं दिल ने कहा कि नहीं, दिस इज इट, यू नो, देन समवेयर समथिंग सेड दिस इज फॉर यू। एंड इस तरह से मैंने नौकरी भी छोड़ दी और वहां पहुंच भी गई। और ऑफ कोर्स एम तो वही था कि भाई यहाँ से जाएंगे तो जीत के ही जाएंगे, बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करना है और सबसे बड़ी बात अपने लिए कुछ करना है, एक और नया। तो हर दिन एक नया चैलेंज था और उसको मैं उसी तरह से लेती गई। लेकिन हाँ, तो विक्ट्री हमेशा नजर में रही। और इस तरह पंकज भदौरिया जो हैं देश की पहली मास्टर शेफ बन गई। कहानी अभी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटा से ब्रेक के बाद आप कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए तेजस्विनी। महात्मा के मंत्र। मौन सबसे सशक्त भाषण है, धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। बापू को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि। महात्मा के मंत्र। मौन सबसे सशक्त भाषण है, धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। बापू को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि। एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हमारे साथ पंकज भदौरिया हैं जो कि देश की पहली मास्टर शेफ हैं। तो जब आप मास्टर शेफ बन गई और आप अपने शहर लौटी तो स्कूल वालों को फोन किया आपने? नहीं, मैंने तो फोन नहीं किया, लेकिन हाँ, जो जिन अथॉरिटीज से मेरी ये झगड़ा हुई थी उनसे भी हायर अथॉरिटीज मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे हुए थे। क्या बात। काफी अच्छा लगा। एंड लेकिन तब तक मैंने जैसे कहा ना, दिशा बदल चुकी थी जी। तो स्कूल तो वापस जाने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन हाँ, बहुत लोग आए एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, बहुत अच्छा स्वागत हुआ। तो रातों रात ये जो सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है, हाँ, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक आपको जो अचीवमेंट है उसके बाद आगे ग्रो कैसे किया जाए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग, बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं टेलीविजन पे, बहुत सारे चैनल्स हैं, हर चैनल पे कोई ना कोई रियलिटी शो, लेकिन उनमें से कितने हैं जो हमें याद रह जाते हैं? कितने हैं जो अपना कुछ मुकाम बना पाते हैं? कितने हैं जिनका नाम आज आपको याद है? तो ज्यादातर तो सिंगिंग के फील्ड में ही आपको मिलेंगे। बिल्कुल। तो क्या लोगों ने बाद में ये भी कहा कि भाई चलो ठीक है, कंपटीशन जीत लिया तो क्या हो गया, इस तरह की चीजें भी होती है ना, ये तो एक फ्लूक था, लग गया जी, ना? तो क्या इस तरह जो फील्ड के धुरंधर थे, जब आप फिर अब दिशा आपने ये पकड़ ली थी, तो क्या इस तरह की बातें भी सुनने को मिल रही थी? जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे एक्सेप्टेंस मिलने में बहुत समय लगता है। वो क्या कह रहे थे? ये आंटी हैं तो घर में खाना बनाती हैं ऐसा ही कुछ? बिल्कुल हो सकता है किसी ने ऐसा ही सोचा भी हो, लेकिन
ये आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रूव करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा, ये तो बस दिस वाज जस्ट द बिगनिंग, ये तो शुरुआत थी। इसके बाद आगे बढ़ना, दैट वाज इम्पोर्टेंट। तो फिर इसके बाद आपने क्या क्या किया? आपने किताबें लिखी खास तौर पर, हम जानते हैं, जो कि बड़ी मकबूल हुई हैं। हाँ, तो फिर बस ऐसा था कि आई हैव बीन लकी कि मेरे पास एक बहुत अच्छे गाइड मेरे हस्बैंड के रूप में थे। तो ही इज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। उन्होंने मुझे क्योंकि वो खुद बिजनेस, ही इज एन एमबीए, तो उनको थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ है मुझसे। तो उन्होंने पूछा तुम क्या करना चाहती हो अब? तो आई सेड आई वांट टू सेट अप एन एकेडमी, अच्छा, जहाँ मैं अपना ये सब शेयर कर सकूँ। मतलब गलती मत करना छोटा सा कुछ भी करने की। तुमने इतना बड़ा नाम कमाया है, उसको उतने ही बड़े तरीके से तुम उसको आगे लेके चलो। तो हम लोगों ने शहर के सबसे प्रोमिनेंट इलाके में बहुत बड़ी सी एकेडमी सेटअप करी, और when we came with a bang, पूरे शहर को पता चला उसके बारे में इतने अच्छे तरीके से। एंड फॉर्चुनेटली आज 6 साल हो चुके हैं मेरी एकेडमी को, और विद गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा। मेरे बच्चे काफी सारे जगहों पे जाते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हम लोग ऑफर कर रहे हैं। तो ये एक हिस्सा था उसका, लेकिन केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं बढ़ना था, इसको जितना हम फैला सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, वो विचार था। अच्छा, ये बताइए कि पंकज भदौरिया का, जैसे उन्होंने कहा कि चिकन है ना, तो ऐसी कौन सी खास डिशेस हैं, कौन सी ऐसी रेसिपीज हैं जो आपको लगता है कि ये पंकज भदौरिया की रेसिपी? चिकन का नाम लिया तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पूरी बुक है जो मैंने लिखी है, चिकन फ्रॉम माय किचन द इंडियन वे, जिसमें 54 रेसिपीज ऑन चिकन ओनली, अच्छा, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इज व्हाट आई हैव डन। तो जैसे मैंने कहा ना कि फिर कौन सी एक पर्टिकुलर रेसिपी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ, चिकन तो मैं बहुत बनाती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को चिकन खाना बहुत पसंद है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, कि आज क्या अच्छा है। अच्छा, तो क्या आप मतलब बनाते बनाते चीजों को चेंज भी कर देती हैं कि उसमें खास थोड़ा सा इंडियन टच आ जाए? मतलब बाहर का जो खाना है उसको अगर परोसना है तो थोड़ा सा उसमें एक इंडियन फ्लेवर टच हो जाए। मैंने उसके साथ कभी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की है। अच्छा, बिकॉज आई लव टू एंजॉय ऑथेंटिसिटी। नहीं, जैसे आपने बताया कि फ्रेंच, उसमें आपने कुछ मिलावटी का वो मिला दिया, तो वो मैंने कहा ना, मैंने इंडियन फूड को जरूर एक तरीके से एलिवेट करने की कोशिश की है। जैसे कि फिरनी एक बहुत ही, आपने मुझसे पूछा ना सिग्नेचर डिश अगर कहें तो क्या है, तो मैं कहूंगी मेरी सिग्नेचर डिश है, इट्स अ सिनेमन फिरनी विद कैरमल सॉस। अच्छा, तो दालचीनी के फ्लेवर की फिरनी है जिसके ऊपर कैरमल सॉस का एक ड्रेसिंग है। तो इस तरीके से इंडियन फूड को हम कैसे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं बिना उसके फ्लेवर्स को खोए, ये कोशिश करती हूँ मैं। अच्छा, जो हमारी इंडियन क्यूजीन है वो तो बड़ी, उसमें देखें तो बहुत वैरायटी भी है ना, लेकिन अब आजकल हम देख रहे हैं यंगस्टर्स जो हैं अपनी इंडियन क्यूजीन छोड़ रहे हैं। मतलब स्नैक्स की बात करें तो कहाँ गए वो समोसे, कहाँ गए वो डोसे, मतलब ठीक है, लेकिन आजकल आप पिज्ज़ा की तरफ जाएंगे, बर्गर्स खाएंगे, तमाम दूसरी तरह की चीज़ें खाएंगे। खासतौर से फास्ट फूड की जब हम बात करते हैं ना, हमें तुरंत खाना खाना है तो आप कुछ ऐसा मंगा लेते हैं, क्यों है ऐसा? आई थिंक वन रीजन इज कि कहीं ना कहीं वो एक हेल्थ कॉन्शियस हम लोग होते जा रहे हैं। लगता है डीप फ्राइड समोसा, लेकिन फिर हम डीप फ्राइड फ्रेंच फ्राइज खा लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत क्रिस्प हैं। तो एक मुझे लगता है कि ये जो एक मीडिया ने एक, या हम कहेंगे एडवर्टाइजमेंट, यू नो द वे एवरीथिंग इज बीन पोर्ट्रेड, फ्राइज बहुत टेस्टी हैं और ये अच्छा है, वो बहुत अच्छा नहीं है, या इंडियन फूड मतलब उतना अच्छा नहीं, मतलब पीयर ग्रुप का भी एक प्रेशर रहता है कि आप क्या खा रहे हो, आर यू एंजॉयिंग समोसा, हु ईट्स अ समोसा, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, तो वो मुझे लगता है शायद आजकल थोड़ा हावी हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड मैंने देखा है कि जितने ऑथेंटिक फूड्स के जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे एक पारसी रेस्टोरेंट खुला, राइट, या जैसे एक भोजपुरी रेस्टोरेंट खुला है, अच्छा, तो मैंने टीनेजर्स को भी वहां जाके उतना ही उस फूड को एंजॉय करते देखा है जितना उनके पेरेंट्स को। तो एक कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी की तरफ भी हम लोग बहुत, अब जो नया रुझाव मैं कहूंगी झुकाव है, या जो एक रुझान है, वो शायद उस तरफ जा रहा है। लेट्स एंजॉय फूड फॉर व्हाट इट इज, यू नो, एंड लोकल फूड्स आर कमिंग इन अ बिग वे। अच्छा, आपका तो एक मतलब रेस्टोरेंट भी आप चला रही हैं, तो रेस्टोरेंट चलाना कितना एक जिगर का काम है, खासतौर से एक महिला जब उसको चलाती है। मतलब उसके पास एडवांटेज भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि उसको संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, एक पूरा टीम का काम होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। तो रेस्टोरेंट में भी एक मैनेजर होगा, मैं ओवरलुक कर रही हूँ सब चीज़ों को, मैं किचन देख रही हूँ, लेकिन
कुकिंग फाइनली मेरे जो शेफ्स है, मेरी जो टीम है वो कर रही है, उनको मैं डेली मॉनिटरिंग कर रही हूँ। तो वो पूरी की पूरी टीम जब अच्छे से काम करती है तब कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है। वो किसी एक इंसान के या एक महिला के बस की बात नहीं है। इट हैज़ टू बी टीम वर्क। मैं हमेशा से टीम वर्क में विश्वास करती हूँ एंड आई लाइक टू गाइड माई टीम टूवर्ड्स सक्सेस। उनके साथ मैं रहती हूँ। एंड जहाँ तक रेस्टोरेंट का सवाल है, बहुत सारी उसमें निटिग्रिटीज होती हैं। देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लोगों को लगता है अरे 20 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच रहे हैं, बट उसके पीछे कितना हार्डवर्क है, कितनी मेहनत है और कितने ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, लोग ये भूल जाते हैं। या अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, रेस्टोरेंट्स में अक्सर हमने ये भी देखा है, मतलब जो बहुत ऑथेंटिक है उनकी बात आप छोड़ दें, जो आम फहम रेस्टोरेंट्स हैं उसमें सब मतलब एक ही तरह की उनकी ग्रेवी रहती है, उसमें चिकन भी आपको मिलेगा, उसमें आपको पनीर भी मिलेगा, उसमें ये सब चीज़ें जो इतनी गड़बड़ हो गई हैं खाने को लेकर, चीज़ें इतनी गड़बड़ हो चुकी हैं, उनका क्या कोई रास्ता लगता है कि जब आप बिल्कुल ऑथेंटिक फूड खाएं और खाना चाहें तो आपको मिल जाए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कमर्शियल रीजंस की वजह से ग्रेवी बेसिस बनने लग गए हैं। आप सोचिए, आपका घर का खाना तो ऐसा नहीं होता है ना, और घर के खाने में और रेस्टोरेंट के खाने में यही फर्क होता है बेसिकली। चिकन भी उसी ग्रेवी में, मटन भी उसी ग्रेवी में, पनीर भी उसी ग्रेवी में। हाँ, क्योंकि इंडियन फूड को कुक करने में टाइम लगता है, इसीलिए कुछ प्रेपरेशन पहले से करके रखनी पड़ती है ना। जैसे मटन को बॉईल करके रखा रहेगा और जो आपने मांगा उसकी ग्रेवी के साथ टॉस करके सर्व कर दिया गया। ये एक रेस्टोरेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ग्रेवीज, कितने बेसिस प्रिपेयर करते हैं अपने लिए। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर कढ़ाई ग्रेवी है तो कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन तो उसमें चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मशरूम भी चला जाएगा उसमें। तो वो एक कढ़ाई ग्रेवी उनके पास अलग होनी चाहिए, एक भुना मसाला अलग होना चाहिए, एक उनके पास ब्राउन ग्रेवी अलग होनी चाहिए। उसको वो लोग कैसे प्ले करते हैं, दैट इज, बट फॉर कमर्शियल रीजंस और टाइम रीजंस ये एक जरूरत है, नेसेसिटी है। अच्छा, एक बात और बताइए पंकज, चलते चलते कि अक्सर हम देखते हैं कि खाने को लेकर आजकल, जैसे आप कह रही हैं, अवेयरनेस बहुत बड़ी है, घी कम करो, तेल कम करो, नमक कम करो, मीठा कम करो, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे इंडियन जो फूड है उसका बहुत मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो आखिर आदमी क्या खाए, कई बार समझ में नहीं आती कि वो किस तरह की चीज़ें खाए जो कि उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, उसके पेट के लिए भी अच्छी हो और स्वाद में भी जायका भी हो। देखिए, नेचर सबसे बड़ा गुरु है। उन्होंने अगर हमको कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर एरिया में दी है तो वो वहां के आबो हवा के हिसाब से इंसान के लिए खाने के लिए सबसे अच्छी। सो वन शुड ऑलवेज ईट लोकल। तो अगर नॉर्थ में हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और साउथ में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो शायद वैसा ही होना चाहिए उसको। ठीक है, देसी घी देखिए, पहले देसी घी नहीं खाना, देसी नहीं घी खाना, अब देसी घी जरूर खाइए कहा जा रहा है। उसकी जो वैल्यू है अब लोगों को समझ में आई है जब रिसर्च किया गया उसके बारे में। हल्दी को लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, आज वो वंडर स्पाइस है और हम तो हमेशा से हल्दी खाने में डालते आ रहे हैं, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ये कहूंगी कि क्या खा रहे हैं वो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उसको कैसे खा रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको, हम लोग इंडिया में क्या करते हैं ना, खाने को इतना ओवर कुक कर देते हैं कि वो बेचारा मर जाता है। हाँ, ये बात है ना। तो लेट अस नॉट डू दैट। लोकल खाना खाइए, आपका जो आसपास उग रहा है वो खाइए, वो हेल्दी है। और फैट्स में मत जाइए कि ओ अब नया फैट आया कोकोनट ऑयल, हैव अ टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। नॉर्थ में इट इज नॉट, या ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल वो हमारा नहीं है, हम लोकली उसको ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो हमारी आबो हवा के लिए नहीं है, यू नो। सो आई एम अ ग्रेट बिलीवर ऑफ लोकल फूड, रेगुलर फूड। बस क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। अगर आप चीनी खा रहे हैं, व्हाइट शुगर, वो बिल्कुल घातक है, ये तो मैं भी मानती हूँ। उसकी जगह आप जैगरी यूज कर लीजिए, इट इज द लेसर ऑफ द डेविल। है वो भी नुकसानदायक है क्योंकि उसमें भी उतना ही कैलोरीज है, लेकिन कम नुकसानदायक है, मिनरल एनरिच्ड है, वो ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अगर नेचर ने शुगर केन भी दिया है तो उसका भी कुछ फायदा है ना, लेकिन हमने उसको इतना सुपर रिफाइन करके बर्बाद कर दिया है। जी, मेरे ख्याल से आपके ये टिप्स जो हैं वो वाकई हमारे काम के हैं और हमारे दर्शकों के भी काम के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही अच्छा खाना बनाती रहेंगी और लोगों के टेस्ट बड्स को शांत करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में आने के। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, मुझे आगे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये थी पंकज भदौरिया, जो कि हमारे स्वाद, हमारे जायके पर काम करती हैं और उसी के लिए समर्पित है पूरी तरह से। अगले हफ्ते एक और ऐसी तेजस्वी